टेक्नोरवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, भाई इतना दमदार रिव्यू तैयार हो चुका है लावा अग्नि 3 का। एवरी सिंगल थिंग आपको आज बताने वाला हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पहले इसके बारे में नहीं पता चला होगा, आई बेट। और साथ ही साथ हमने काफ़ी पेशेंस रखा क्योंकि हम कैमरे को रिलेटेड काफ़ी कंसर्न लेके बैठे थे कि भाई इशूज़ थे, हमने अनबॉक्सिंग में बताया था। तो फाइनली ब्रांड ने उससे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट पुश किया। हमने वेट किया, उस अपडेट को पूरा किया और उसके बाद क्या चेंजेस हुए हैं कैमरे से रिलेटेड उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे दोस्तों ऐसे रिव्यूज अगर आपको हमारे पसंद आते हैं, हम डिटेल में बात करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, मोटिवेट करिए और कमेंट में बताइए भाई लावा अग्नि 3 के बारे में आप क्या सोचते हैं, लेकिन पूरा रिव्यू देखने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। अब यहाँ पर आपको ह्यूज डिस्प्ले मिलती है 6.78 इंच की। ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। एक 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट। मैं रिफ्रेश रेट की अगर बात करूं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी स्मूथ मिलता है। वैसे सेटिंग्स में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 60 ऑटो, आपको जैसा ठीक लगता है आप स्विच कर सकते हैं। बट ओवर स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर मैंने पहले भी बताया था, जो भी फोन्स में स्टॉक एंड्रॉइड होता है और उस पर जब हायर रिफ्रेश रेट आती है वो फ़ोन एक्चुअली में बहुत स्मूथ परफॉर्म करता है डे टू डे लाइफ यूसेज में। साथ ही साथ इसमें आपको डिस्प्ले के ऊपर ड्रैगन ट्रायल स्टार 2 की प्रोडक्शन दी गई है। ये अनबॉक्सिंग में हमने नहीं बताया था क्योंकि हमें तब तक नहीं पता था। हमने ब्रांड से कंफर्म किया दोबारा और अब यहाँ पर हमें पता चला कि इसके ऊपर प्रोटेक्शन दी गई। बट अनफॉर्चुनेटली कोई स्क्रीन गार्ड यहाँ पर लगाकर नहीं दिया। अब कर्व डिस्प्ले स्क्रीन गार्ड थोड़े से एक्सपेंसिव होते, लेकिन अगर वो लगाकर दे ही देते तो ज़्यादा अच्छा होता था। वैसे चिन भी यहाँ पर काफ़ी कम है, पंचोल भी छोटा है, तो ये मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। प्राइस के हिसाब से अच्छा काम किया गया है। और अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें 1200 निट्स की, ये थोड़ी सी कम है। मैं आपको बताता हूँ, हमने इस प्राइस रेंज पर मोटोरोला एज 50 फ्यूजन और iQOO Z9s Pro को उठाया। iQOO Z9s Pro में तो बहुत ज़्यादा है, 4500 की पीक ब्राइटनेस है और मोटोरोला एज 50 फ्यूजन में लगभग 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। जब हमने आउटडोर में चेक किया तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं नजर आया, तीनों ही डिस्प्ले हमें काफ़ी ब्राइट लगे। बट जब हमने इंडोर में यहाँ पर तीनों को साइड बाय साइड रखा तो आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला जो है वो iQOO है जो कि काफ़ी ब्राइट लग रहा है, और बीच वाला लावा है वो थोड़ा सा डल लग रहा है, और तीसरा जो है वो मोटोरोला है और ये थोड़ा सा लावा से भी ब्राइट लग रहा है। तो इनके मुकाबले जब हमने इंडोर में टेस्ट किया तो लावा की ब्राइटनेस उस मामले में थोड़ी सी कम लगी थी। बाकी आपको YouTube के ऊपर HDR का सपोर्ट दिया गया है, प्राइम वीडियो पर फुल HD का मजा ले सकते हैं, और Netflix पर HDR तो नहीं है लेकिन आपको HD स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। बात करते हैं रियर डिस्प्ले की। ये सेगमेंट का पहला फोन है जिसमें आपको एक मिनी डिस्प्ले दिया गया है। ये 1.74 इंच की 2D मल्टी फंक्शनल एमोलेड डिस्प्ले है। अब इसका जो टच रिस्पॉन्स है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो अच्छी है। आप आउटडोर में भी डिस्प्ले को व्यू कर सकते हैं रियर वाला, जो कि मुझे अच्छा लगा। मतलब अच्छे क्वालिटी का पैनल इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ पर सीधा पॉइंट पर आते हैं, ये क्या गिमिक है या यूजफुल है उसकी बात करते हैं। अब मुझे कितना यूजफुल लगा मैं उसकी बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फ़ोन को ऐसे फ्लिप रखा है, आप कहीं मीटिंग में बैठे या कोई ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है, तो रियर डिस्प्ले पे आप टैप करके एक तो आप टाइम देख सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, कोई कॉल कर रहा है आप वो देख सकते हैं किसका कॉल आ रहा है और रिजेक्ट कर सकते हैं, या पिक करना है तो पिक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना एक्चुअल फ़ोन को यूज़ किए आप क्या क्या एग्जैक्टली कर सकते हैं। हाँ, आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो आप रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से रिप्लाई नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ अच्छी है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई रिकॉर्ड करना है इमरजेंसी में, मीटिंग में, कहीं ऐसी जगह बैठे फ़ोन ऐसा लगा है, लोगों को लगता है ना कि ये तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आपने टैप किया सीक्रेटली आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कहीं ना कहीं लगता है कि यूजफुल है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें ऐसा लगता है कि हाँ गिमिक भी है, लेकिन फिर ये भी चीज़ अप्रिशिएटिंग बात है कि ब्रांड ने जिस प्राइस पर हमें डुअल डिस्प्ले दिया है उन्होंने उसका चार्जेस ज़्यादा नहीं रखा, एग्रेसिव ही रखा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अप्रिशिएटिंग बात है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, आपको मिलता है Android 14, और मैं एक चीज़ आपको ऐसी अभी बताने वाला हूँ जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया। इसमें पहले 2 साल के अपडेट्स की ब्रांड ने बात किया था और 3 या 4 साल सिक्योरिटी पैचेस थे। ये शायद ब्रांड ने फीडबैक लिया और तुरंत वो हमसे चेंज करवाया, बोला कि हमने हमारी पॉलिसी चेंज कर दी, अब 2 की जगह हम 3 साल अपडेट्स देंगे। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लावा कहीं ना कहीं इस मामले में मुझे लगता है कि वो बहुत सीरियस है अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपनी ऑडियंस को लेकर। तो उन्होंने ये चेंज करवाया। तो अब आपको अनबॉक्सिंग में तो हमने बता ही दिया था कि 3 साल के, वो तो वही है, लेकिन पहले 3 साल नहीं था। और साथ ही साथ आपको उसमें कोई ब्लोटवेयर्स नहीं मिलते, हमने चेक किया, बहुत मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। कोई एड्स नहीं, कोई ग्लैंस नहीं, और लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कस्टमाइज करना है थीम्स, वॉलपेपर्स, वो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए।
दो आपको यहाँ पर डायलर मिलते हैं, लावा का और गूगल का। मेरी रिकमेंडेशन है लावा का यूज़ करेंगे तो आप बिना बीप के या उसके फॉर एग्जांपल अगर आपको, वैसे तो इलीगल होता है बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, फिर भी आप उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग अच्छे से कर सकते हैं। और जनरली अगर आप सॉफ्टवेयर में एक चीज़ और बात करूँ तो हैप्टिक्स बहुत अच्छा है। इसमें एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया गया, वॉल्यूम बटन से लेकर अगर आप ऐप ड्रॉअर में स्वाइप करते हैं, मल्टीटास्किंग में जाते हैं, टाइपिंग करते हैं, फ़ोन बजता है या नोटिफिकेशन आता है, इन सब में जो हैप्टिक्स है वो बहुत अच्छा है। मैं जनरली अप्रिशिएट करूँगा कि मुझे इस फ़ोन में जितना भी मैंने वाइब्रेशन फीडबैक मिला है, यहाँ पर लावा ने उस मामले में अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ वैसे भी हमने कोई मेजर बग यहाँ पर फिलहाल के लिए भी सॉफ्टवेयर में नोटिस नहीं किया है। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh की बैटरी है, 66 वॉट की चार्जिंग है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग टेस्टिंग हुई है जिस पे आपको गौर करना है, और ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल केबल कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए, पहले अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो हमने बॉक्स का चार्जर इस्तेमाल किया और एक थर्ड पार्टी केबल का इस्तेमाल किया। उससे लगभग 2 घंटा इसको लगा 0 to 100% चार्ज होने के लिए। फिर हमने क्या किया, बॉक्स का ही चार्जर इस्तेमाल किया और बॉक्स का ही ओरिजिनल केबल इस्तेमाल किया, और आप यकीन नहीं करेंगे इससे लगभग 1 घंटे के आसपास ये फुल चार्ज हुआ। आधे घंटे में लगभग 60%, 50 मिनट में 83% और 1 घंटा 6 मिनट में ये फुल चार्ज हो गया। इससे कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है हमें कि भाई आपको एग्जैक्टली जो बॉक्स का चार्जर आता है और बॉक्स में जो केबल आता है इसी का इस्तेमाल करना चाहिए जिस फ़ोन के साथ आता है, क्योंकि वो उसके हार्डवेयर के साथ मैच करता है, तो आपको जल्दी चार्ज यहाँ पर मिलेगा। प्लस अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो दोपहर में हमने इसको 100% चार्ज करके 4K वीडियो प्लेबैक फुल ब्राइटनेस 120 हर्ट्ज पर लगाकर छोड़ दिया, और 6 घंटा जब हमने प्लेबैक किया तो ये 59% ड्रॉप हुआ। इस बैटरी आ गई थी 41% पर। तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न लगा, क्योंकि जनरली जब हमने दूसरे फ़ोन्स में टेस्ट किया है 5000 mAh बैटरी वाले फ़ोन्स, वो इतना ज़्यादा ड्रेन नहीं हुए थे, थोड़ा सा 5-10% का फ़र्क रहता है। तो कहने का मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं तो इसकी बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है, जो कि थोड़ा सा ब्रांड को कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, उस मामले में ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। और अगर स्टैंड बाई की बात करें तो 3 घंटे में लगभग 4% ड्रॉप हुआ, ये मुझे ठीक लगा, इतना बुरा नहीं था। बट अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, मिक्स्ड यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऑन एवरेज एक दिन आप इस फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें MediaTek Dimensity 7300X ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डुअल डिस्प्ले का फर्क है, उसका सपोर्ट लाया है। बाकी Dimensity 7300 वही सेम चिपसेट है और 4nm पर आपको मिलती है। बट ये चिपसेट आप देखिए, खाली सुनिए आगे, कितना इंप्रेसिव रिजल्ट्स आए थे, मैं बहुत खुश हो गया। बाय द वे आपको इसमें हमने जब Antutu किया तो अनबॉक्सिंग के वक्त 6.5 लाख के आसपास स्कोर आया था, लेकिन अब जब किया तो 7 लाख के ऊपर चला गया। वैसे उन्होंने इससे रिलेटेड वैसे कोई अपडेट पुश नहीं किया था, बट स्टिल ऑन एवरेज Dimensity 7300 का जो स्कोर है ना, वो 6.5 से 7 लाख का ही होता है। हमने CPU टोटल किया, काफ़ी इंप्रेसिव स्कोर था 91%, और मैक्सिमम हीट भी जब हुआ था वो 42, काफ़ी कंट्रोल्ड था। लेकिन हमने और स्ट्रेस डाला और 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट किया। ये एक्चुअली में ज़्यादातर फ्लैगशिप फोन्स में ही किया जाता है, बजट वाले फोन्स या मिड रेंज फोन्स अक्सर मार खा जाते हैं। टू माई सरप्राइज मैंने इतना हाईएस्ट स्टेबिलिटी स्कोर किसी में नहीं देखा जो मैंने इस फोन में देखा, 99.6%। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे। और इसमें उसके बाद भी जो मैक्स हीट हुआ था वो 38 डिग्री सेल्सियस। मैंने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में एक्जीनोस के MediaTek के चिपसेट्स को 45 से 47 जाते हुए देखा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस चिपसेट ने थर्मल्स को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। हमने एक रेंडर टेस्ट यहाँ पर किया, 10 मिनट की यहाँ पर वीडियो लेंथ थी और 4 GB के आसपास फाइल साइज थी, ये भी 3.5 मिनट के अंदर हो गया, और हीट भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ, तो काफ़ी अच्छा सा रेंडर यहाँ पर इसमें हमें देखने को मिला। साथ ही साथ हमने इसमें UFS टेस्ट किया, लेकिन उससे पहले बात करें तो उसमें आपको LPDDR5 और UFS 3.1 मिलता है, तो ये दोनों चीज़ प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और स्टोरेज का स्कोर देखते तो वो 67,000 के आसपास है, जो कि थोड़ा सा कम लगा। जनरली UFS 3.1 जो है ना वो 80,000 के ऊपर चला जाता है, बट यहाँ पर ये मुझे ऐसा नोटिस हुआ। लेकिन रीड और राइट की स्पीड यहाँ पर अगर आप गौर करते तो बहुत अच्छी थी। खैर ये तो ऑन पेपर से, लेकिन अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो हमने सारे ऐप्स को पहले ओपन करके देखा, स्मूथनेस अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने 10 मिनट तक उनको छोड़ दिया और 10 मिनट बाद फिर आके चेक किया देखने के लिए कि सारे ऐप्स मेमोरी में रहते कि नहीं रहते। मेजॉरिटी ऑफ द ऐप्स जो थे वो मेमोरी में थे, अनलेस जो गेम्स होते वो रीबूट होते, और रीबूट वाला जो इशू है वो हमने iPhone 16 में भी देखा है, सैमसंग के फ्लैगशिप्स में भी देखा है। अक्सर गेम जो होते हैं ना वो रिबूट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल अगर आप जितने भी ऐप्स यूज़ करते हैं, और रैम मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस मामले में अच्छा काम हुआ है।
कैमरे की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है जो हमने हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो में क्रिटिसाइज किया था, फीडबैक दिया था कि ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होनी चाहिए। ब्रांड ने उससे रिलेटेड 54 MB का एक बड़ा अपडेट पुश किया। मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें उसमें कैमरे से रिलेटेड थी और देखते कि एग्जैक्टली क्या ब्रांड ने फिक्स्ड किया या नहीं किया। पहले तो आपको बता दें कि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। ये सोनी सेंसर है जिसमें हाइब्रिड है, यानी कि OIS प्लस आपको EIS मिलता है। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जिसमें 3 टाइम्स ऑप्टिकल और 30 टाइम्स आपको डिजिटल जूम मिलता है और 8 का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया, यानी कि सारे के सारे सेंसर्स जो है वो यूजफुल है। ये मैक्रो डेप्थ ऐसा कोई गेम ब्रांड ने नहीं खेला है। और मैक्स रियर में आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS पे। सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल सेल्फी है और ये जनरली सैमसंग सेंसर है जिसमें आपको EIS मिलता है और मैक्स यहाँ पर आपसे फुल HD 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। पहले स्लो मोशन भी आपको बता दूं, स्लो मोशन 120 FPS पे है, जो जनरली यहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें हमने कोई चेंजेस नोटिस नहीं किया, तो ये सही था जैसे पहले था, अभी भी कुछ वैसी है। लेकिन अब जो ब्रांड ने अपडेट पुश किया है उसको 1 बाय 1 उठाते और देखते कि एग्जैक्टली यहाँ पर चीजें फिक्स्ड हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले अगर आप इस अपडेट वाली लिस्ट में फोकस करते तो उन्होंने लिखा है ऑप्टिमाइज्ड फोकस एक्यूरेसी फॉर द रियर कैमरा ऑन द मिनी स्क्रीन। जब हमने यहाँ पर पहले वाले बिफोर वाले फोटोज देखेंगे तो उसमें कोशिश जब फोटो लेने की करते थे रियर डिस्प्ले से, रियर कैमरे से, तो फोकसिंग इशू होता था, मतलब ब्लर हो जाता था। लेकिन अब जब वापस किए हमने तो हमने एक बार भी ब्लर का इशू नहीं देखा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मिनी डिस्प्ले से रियर कैमरे से जब आप फोटोज लेते थे और ब्लर का इशू आता था, अब ब्रांड ने कहीं ना कहीं उनको फिक्स्ड कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि रेडिश फेस टोन इशू को हमने फिक्स्ड किया है। जब आप मिनी डिस्प्ले से रियर कैमरे से फोटोज लेते हैं तो जनरली हमने पहले भी ऐसा कोई मेजर रेडिश फेस वाला इशू नहीं देखा था। शायद उनको सर्टन यूनिट्स में ऐसा इशू आया रहेगा, लेकिन हमारे यूनिट में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बिफोर और आफ्टर देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी रेडिश वाला इशू मुझे यहाँ पर नहीं देखने को मिला। फिर यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो मिनी डिस्प्ले से अगर आप रियर से वीडियो लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने बताया कि हमने जो परफॉर्मेंस है फोकस की उसको इंप्रूव किया है। और यहाँ पर भी हमने बिफोर और आफ्टर आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे कोई फोकस से रिलेटेड वीडियो के अंदर हमने इश्यूज नोटिस नहीं किया। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि एक ऑटो फोकस जो है फोटोज और वीडियोस में हमने ऑप्टिमाइज किया है, इसमें भी हमने कोई चेंजेस नोटिस नहीं किया, ये बेटर था। और टेलीफोटो की बात करें तो यहाँ पर कंसर्न थे, अगर आप देखेंगे नॉर्मल फोटो लेते हैं और जब आप जूम करते हैं टेलीफोटो तो पहले क्या होता था, फेस एकदम रेड हो जाता था, एकदम वार्म हो जाता था। लेकिन अपडेट के बाद आपको मैं बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूँ और यहाँ पर एग्जैक्टली उन्होंने काम अच्छा किया है और वो जो रेड टोन था उसको उन्होंने जूम के वक्त फिक्स्ड कर दिया है, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। साथ ही साथ रियर वीडियो जब हमने पहले निकाला था तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रेम ड्रॉप्स के इश्यूज थे और ये ब्रांड को हमने बताया, उन्होंने नोटिस किया। अब आफ्टर वाला वीडियो देखते हैं रियर कैमरे से जो हमने लिया है, इसमें डेफिनेटली फ्रेम ड्रॉप्स का इशू फिक्स्ड हो गया। अगर आप गौर से बिफोर वाले में देखेंगे ना आपको थोड़ा दिखेगा कि फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा है और यहाँ पर ब्रांड ने इसको फिक्स्ड किया है। आपको एक और चीज बतानी है कि जो रियर डिस्प्ले है ना, इसके अंदर जो एग्जैक्टली रेजोल्यूशन है ना, उसको भी ब्रांड ने थोड़ा सा क्रॉप्ड किया है। अगर फोटो की बात करते हैं तो 3072 बाय 3072 है और सेल्फी की बात करते हैं फोटो की जो फ्रंट कैमरे से आप ले रहे हैं वो 3456 बाय 4608, यानी कि इससे पता चलता है कि सेल्फी में आपको बेटर रेजोल्यूशन मिलेगा और रियर डिस्प्ले से कैमरे से जब आप फोटो लेते तो वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हमने फोटोज को रियर डिस्प्ले के कैमरे से कंपेयर किया और सेल्फी एग्जैक्ट से कंपेयर किया तो मुझे जब रियर डिस्प्ले के कैमरे से हमने फोटोज लिया वो ज्यादा शार्प लगा। तो वो गिमिक नहीं है, वो अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको बेटर यहाँ पर क्लैरिटी मिलती है अगर आप रियर डिस्प्ले से अपने फोटोज निकालते हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो की यहाँ पर बात करें तो जो उन्होंने वीडियो के मामले में क्या कर दिया कि आपको रियर कैमरे में एग्जैक्टली 4K, तो वो 4K आप रियर डिस्प्ले से नहीं ले सकते। यहाँ पर उन्होंने वीडियो को क्रॉप्ड कर दिया 1552 बाय 1088, तो ये इसके ऊपर नहीं जाता। तो वीडियो में कहीं ना कि आपको ये रेजोल्यूशन झेलना पड़ेगा, पूरा 4K का आप यहाँ पर मजा नहीं ले सकते। एक और चीज, अगर आप नॉर्मल सेल्फी लेते हैं फ्रंट डिस्प्ले से और रियर डिस्प्ले से अगर आप यहाँ पर फोटोज लेते हैं तो रियर डिस्प्ले वाला फोटो थोड़ा सा क्रॉप्ड हो जाता है और नॉर्मल सेल्फी से जो आप लेते हैं इसमें आपको थोड़ा एरिया वाइड मिलता है। लेकिन अगर आपको फुल साइज में फोटो लेना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, कैमरे में अगर आप रियर डिस्प्ले में देखेंगे फोटो के ऊपर एरो पे टैप करना है और उसमें आपको फुल वाला ऑप्शन जो वो चूज करना है। फिर नॉर्मल जैसे आप जो सेल्फी वाला फोटो लेते हैं यहाँ पर भी आप वैसे ले सकते हैं। बाकी हमने जितने भी फोटोज डे में निकाले हैं उसमें एक और चीज हमने ये नोटिस किया था कि पहले फोटोज जो थे वो थोड़े से विविड होते थे, अब उन्होंने थोड़ा सा नेचुरल कर दिया। आप यहाँ पर कंपैरिजन बिफोर आफ्टर का देख सकते हैं। उसके अलावा जितने भी हमने फोटोज लिए सब बढ़िया लगा, लेकिन एक और चीज यहाँ पर हमने नोटिस किया कि जब पहले फोटोज लेते थे उसमें जूम करते थे तो थोड़ा शार्पनेस में इशू था थोड़ा सा, लेकिन आफ्टर अब अगर आप ये वाला फोटो देखते हैं तो उन्होंने जब जूम करेंगे तो शार्पनेस को इंप्रूव कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें भी उन्होंने
काम किया है। तो डे में ओवरऑल जितना भी हमारा एक्सपीरियंस था, जो जो चीज़ मुझे लगा मैंने बताया, ब्रांड ने अच्छा काम करी है। नाइट की बात करेंगे दोस्तों, नाइट में फोटोज में वैसे मैंने ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं देखा, लेकिन मैं रियर डिस्प्ले से थोड़ी बात करना चाहता हूं। अब उन्होंने डे में जो ऑटो फोकसिंग फिक्स किया ना, वो नाइट में नहीं हुई है। नाइट में अगर आप देखोगे कितने फोटोज हमने लिया था तो वो ब्लर आ रहे थे। और सेम गोज फॉर वीडियो के अंदर भी हमने 1-2 बार वीडियो वापस लिया, क्योंकि पहले जो वीडियो लिए थे वो ब्लर आ रहे थे। तो जो फोकसिंग उन्होंने डे में फिक्स किया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नाइट में उनको यहाँ पर करना जरूरी है। लेकिन ओवरऑल नाइट के अंदर फोटोज काफी अच्छे आते हैं। आप रियर कैमरे से सेल्फीज लो, बहुत बढ़िया है, फ्लैश के साथ लो और भी अच्छा है, और वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी है। और नॉर्मल वीडियो देखते हैं रियर कैमरे से नाइट में तो ओवरऑल डिसेंट क्वालिटी, और नॉर्मल सेल्फी से अगर आप लेते फ्रंट डिस्प्ले से मुझे ठीक ठाक लगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनरली नाइट के फोटो थोड़े और इंप्रूव किए जा सकते हैं। डिजाइन और बिल्ड की बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये फोन थोड़ा हैवियर साइड पर मिलता है, कंसिडरिंग आपको डुअल डिस्प्ले मिलता है। तो 8.8 mm की थिकनेस, 215 या 14 ग्राम्स का, तो ये थोड़ा सा हाथ में बल्कि लगता है, बट रियर में थोड़ा सा कर्व्ड है ना, तो ग्रिप आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। और अच्छी बात ये है कि आपको ग्लास बैक मिलता है और मैट फिनिशिंग है। मुझे ये वाला कलर इतना खास नहीं लगा, जिन लोगों को डार्क कलर पसंद है उसके लिए ठीक है, लेकिन व्हाइट वाला मुझे लगता है कि थोड़ा और अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ आपको इसमें डुअल स्पीकर्स मिलता है, जिसकी स्पीकर की क्वालिटी अच्छी, मैंने अनबॉक्सिंग में ऑलरेडी बताया था। बेस वगैरह मुझे अच्छा लगा है, डुअल माइक है, डुअल नैनो सिम है, बट कोई हाइब्रिड स्लॉट नहीं है। एटलीस्ट एक माइक्रो SD कार्ड लगाने का मौका देते तो ज़्यादा अच्छा होता। और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि फास्ट है, मुझे इसका हैप्टिक्स भी बहुत अच्छा लगा है, वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और IP64 आपको रेटिंग्स में मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक्शन बटन की ज़रूर बात करेंगे। अभी तक जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया, एक्शन बटन का हमने बहुत इस्तेमाल किया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेने के लिए सिंगल टैप में, डबल टैप में, जैसा आपको ठीक लगे, डबल टैप करके कैमरा ओपन करके फिर इसी से आप फोटो भी ले सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको रियर डिस्प्ले से फोटो लेना है तो आपने एक्शन बटन से ही फोटो ले सकते हैं, बहुत ईजी है। और साथ में प्रेस एंड होल्ड करके हमने इसको रिंगर और साइलेंट कर दिया, बहुत ही यूजफुल है। जनरली प्राइस के हिसाब से ये एक बहुत ही एडेड फीचर है जिसको हमने काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें 14 5G बैंड्स दिए गए, 14 5G बैंड्स, जिसके अंदर मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स कवर्ड है और वो NR का आपको सपोर्ट है, कैरियर एग्रीगेशन, कॉल क्वालिटी अच्छी है, और हमने डाउनलोड्स वगैरह करा, सब कुछ अच्छा है, नेटवर्क रेंज सब बढ़िया, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। साथ ही साथ आपको Wi-Fi 6E मिलता है, ब्लूटूथ 5.4, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी ब्रांड्स इस प्राइस रेंज पर ये पूरा कॉम्बिनेशन नहीं दे पाती है, बट यहाँ पर दिया है। हमने इसको ईयरफोन्स वगैरह लगा कर देखा, लेटेंसी वगैरह, कनेक्टिविटी सब कुछ बढ़िया था, कोई इशू नहीं था। वाइड वन L1 है, कैमरा टू API है, और साथ ही साथ FM रेडियो भी है। जिनको कंसर्न है मैं बता देता हूँ, FM रेडियो भी है। और जितने भी जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। जो भी अच्छा हो रहा था, जितना भी डिटेल में टेस्ट करना था वो आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन एक्जैक्टली प्राइस की बात करते हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर आपको बतानी है। ये 3 वेरिएंट्स में आपको मिलता है। 8128 से स्टार्ट होता है। मैं विदाउट ऑफर की प्राइस की बात करूंगा, सबको कभी कभी ऑफर पर नहीं मिलता है। तो जो 8128 विदाउट चार्जर जो है वो आपको 21,000 का मिलता है। फिर 8128 विद चार्जर 23,000 का है। फिर 8256 विद चार्जर 25,000 का है। अगर आप इसको विदाउट चार्जर लेते हैं तो आपको 21,000 का पड़ता है। हमने जब लावा की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया, लावा का 66 वॉट का अडेप्टर कितने का आता है ओरिजिनल, वो 2,000 का आता है। आप समझे, कान ऐसे पकड़ो बात वही होगी। तो अगर आपको चार्जर नहीं चाहिए तो आप 2,000 सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास घर पे कोई चार्जर है तो ठीक है, और वो मैं चाहता हूँ कि वो अगर अच्छी ब्रांड का है तो बेटर है, वरना मैंने आपको बता दिया कि कितना इशू होता है अगर आप थर्ड पार्टी चार्जर या थर्ड पार्टी केबल यूज करते हैं तो चार्जिंग टाइम बढ़ जाता है, ये आपको समझना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को चार्जर के साथ ही चाहिए तो 2,000 तो वैसे भी इधर देना ही पड़ रहा है, चार्जर की प्राइस उतनी ही है, तो वो आपको 23,000 का ही पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझना है। अब इस प्राइस रेंज पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि ब्रांड ने अच्छा काम किया है। बहुत सारी चीज़ें अभी फिलहाल के लिए जो हमने पॉइंट आउट किया था वो इंप्रूव करी है, फीडबैक लेती है, और लावा अभी अपना बेस बना के रखी है, अच्छे अच्छे फोन्स लॉन्च करी है, सर्विस दे रही है, और गोइंग फॉरवर्ड में एक्सपेक्ट करता हूँ कि लावा कुछ वैसे ही करे। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या इस प्राइस रेंज पर ये फ़ोन लेना चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये फ़ोन अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है, और लावा ने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है। और भी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है जिसके बारे में लॉन्ग टर्म रिव्यू करके आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इतना इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो रिव्यू पसंद आया होगा। कैसा लगा लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।